अक्सर एक सवाल आता है। देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप में आखिर कितना दम है? क्या सच में सरदार पटेल मुस्लिम विरोधी थे? इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, तो इनके बारे में बात करते हैं, सच्चाई जानते हैं हम लोग। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। 1947 तक पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, याद रखिएगा। तो मैं मुसलमानों का सच्चा दोस्त हूं, लेकिन मुझे उनका सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखता हूं। मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में भारतीय संघ के प्रति देशभक्ति की घोषणा मात्र से उन्हें मदद नहीं मिलेगी, उनकी घोषणा का व्यवहारिक प्रमाण भी उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। मैं भारतीय मुसलमानों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हाल ही में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन में उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की आक्रामकता की निंदा क्यों नहीं की? और यह लोगों के मन में संदेह पैदा करता है। अब आपको एक साथ तैरना होगा या फिर एक साथ डूबना होगा। एक ही नाव में आप दो घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते हैं। और जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं उन्हें वहां जाना चाहिए और शांति से रहना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों को भी शांति से रहना चाहिए और प्रगति के काम में योगदान देना चाहिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक भाषण के कुछ अंश हैं जो उन्होंने 6 जनवरी 1948 को लखनऊ में दिया था। और महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी अपनी पुस्तक पटेल ए लाइफ में लिखते हैं कि लखनऊ एक ऐसा शहर था जहां कई लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की वकालत की थी। शहर में वैसे मुसलमान भी थे जो कोई फैसला नहीं ले सके थे। कट्टर हिंदुओं का भी घर था। सरदार ने यहाँ पहले समूह को व्यंग्यात्मक ढंग से, दूसरे समूह को कठोर शब्दों में और तीसरे समूह को स्पष्ट रूप से समझाया था। नवंबर 1946 के चौथे सप्ताह में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मेरठ में हुआ था। राजमोहन गांधी अपनी पुस्तक पटेल ए लाइफ में लिखते हैं कि सम्मेलन में सरदार ने पाकिस्तान की मांग करने वालों से कहा कि तुम जो भी करो शांति प्रेम के साथ करो, तुम सफल हो जाओगे, लेकिन तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। और देखिए, कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है। पहले एक संगठन हुआ करता था, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और महात्मा गांधी की चिट्ठी, नोआखली और बिहार हिंसा की वारदात के एक महीने से भी कम समय के बाद में पटेल द्वारा दिए गए ये भाषण के कुछ अंश नेहरू को पसंद नहीं आए। गांधी जी उस समय नोआखली में थे और नेहरू तथा आचार्य कृपलानी उनसे मिलने गए। उस समय तलवार का जवाब तलवार से देने की बात पर सरदार का मेरठ में दिया गया भाषण चर्चा में था। गांधी जी ने 30 दिसंबर 1946 को सरदार को एक पत्र लिखा जो नेहरू के साथ उनको भेजा। राजमोहन गांधी सरकार की बेटी मनी बहन पटेल की डायरी का हवाला देते हुए लिखते हैं कि गांधी जी के पत्र के कारण वह पूरे दिन दुखी रहे थे और गांधी जी ने अपने पत्र में लिखा था, आपके विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यदि आप तलवार का बदला तलवार से देने वाला न्याय सिखाते हैं और यदि यह सत्य है तो यह हानिकारक है। पत्र मिलने के 5 दिन बाद यानी 7 जनवरी को सरदार पटेल ने गांधी जी को जवाबी पत्र लिखा। सरदार ने लिखा, सच बोलना मेरी आदत है। मेरे लंबे वाक्य को छुटा करके तलवार का जवाब तलवार से देने के संदर्भ को गलत तरीके से पेश किया गया। हालांकि कई बार ऐसा हुआ जब सरदार ने मुसलमानों की वफादारी पर सवाल उठाए थे। 5 जनवरी 1948 को कलकत्ता में अपने भाषण में उन्होंने कहा, मुसलमान कहते हैं कि उनकी निष्ठा पर सवाल क्यों उठाया जाता? मैं कहता हूं कि आप अपनी अंतरात्मा से क्यों नहीं पूछते? सरदार पटेल की भाषण प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की एकता का निर्माण में शामिल है। 1978 में संसद में कांग्रेस विधानमंडल के उपनेता रहे रफीक जकारिया ने अपनी किताब सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान में लिखा है कि देश के विभाजन के दौरान हिंदू शरणार्थियों की हालत देखकर सरदार के मन में हिंदू समर्थक रवैया भले ही देखा जा सकता, लेकिन उनमें भारतीय मुसलमानों के साथ अन्याय करने की कोई प्रवृत्ति देखी नहीं जा सकती थी। नेहरू की नाराजगी, सरदार के भाषणों को लेकर उनके नेहरू से भी मतभेद थे। नेहरू कैंप में माना जाता था कि सांप्रदायिक सद्भावना के मामले में सरदार मुसलमानों के प्रति उदार नहीं थे। जानकारों का कहना है कि सरदार के बयान को घटना, समय, स्थान, व्यक्ति और संदर्भ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और न ही उनके किसी वाक्य को मुस्लिम विरोधी करार दिया जाना चाहिए। इतिहासकार और शोधकर्ता रिजवान कादरी ने BBC गुजराती से कहा कि वे बिना सोचे समझे नहीं बोलते थे। संदर्भों में देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस धर्म ने देश को विभाजित किया उसके अनुयायी देश के प्रति वफादार रहेंगे। कई बार उनके द्वारा किए गए व्यंग या फिर कटाक्ष भी विवादों का कारण बने।
जकारिया लिखते हैं कि सरदार ने एक बार कहा था, भारत में केवल एक ही राष्ट्रवादी मुस्लिम है और वह है नेहरू। यह बात इतनी फैल गई कि गांधी जी को सरदार से कहना पड़ा कि वह अपने हाजिर जवाबी को अपने विवेक पर हावी ना होने दें। और ऑपरेशन पोलो को लेकर आलोचना। हैदराबाद में स्थित नियंत्रण में आने के बाद सरदार ने वहां मुसलमानों को आश्वासन दिया गया कि जब तक वे भारत के प्रति वफादार रहेंगे उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और जाने माने स्तंभकार रहे एजी नूरानी ने लिखा कि हैदराबाद में सेना के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी पुस्तक द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद में लिखा कि सरदार के फैसले के कारण हैदराबाद में मुसलमान मारे गए। उन्होंने इसके लिए सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नूरानी लिखते हैं कि कन्हैया मुंशी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंट थे। उल्लेखनीय है कि सरदार ने मुंशी को हैदराबाद में भारत सरकार का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। वह सरदार के खास व्यक्ति माने जाते थे। सरदार उस समय हैदराबाद को भारत का कैंसर मानते थे क्योंकि निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र रखना चाहते थे। सरदार ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में सैन्य अभियान चलाया। नेहरू और राजाजी ने सैन्य कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन सरदार पटेल अड़े रहे। रफीक जकारिया लिखते हैं कि सरदार ने 7 अक्टूबर 1950 को हैदराबाद गए। उन्हें बताया गया कि लायक अली पुलिस से बचते हुए विमान से पाकिस्तान जा चुके हैं। यह खबर सुनकर हैदराबाद के मुसलमानों ने खुशी मनाई। लायक अली निजाम के अंतिम प्रधानमंत्री थे और इस संदर्भ में सरकार ने मुसलमानों से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे संदेह है कि मुसलमान अपना भविष्य भारत से नहीं जोड़ रहे हैं। जब सरदार बोले, मुस्लिम लीग ने दंगों से सबक सीखा। जब जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग पर सीधी कार्रवाई करने का दिन घोषित किया तो इसका बंगाल में भीषण असर देखने को मिला। राजमोहन गांधी अपनी पुस्तक राजाजी ए लाइव में लिखते हैं कि बंगाल सरकार के प्रमुख एच.एस. सोहरावर्दी ने इस दिन छुट्टी की घोषणा की थी। उस दिन हत्या, बलात्कार, लूटपाट की होली खेली गई थी और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पहले 2 दिन तक आप देखते हैं कि हिंदुओं को पीटा गया, लेकिन फिर जवाबी हमला किया गया। 5 दिनों तक चले इस जानलेवा खेल में 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 15,000 लोग घायल हुए थे। कितने? 15,000 लोग घायल हुए। सरदार पटेल ने 21 अगस्त 1946 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को लिखे एक पत्र में कहा कि लीग ने सबक सीख लिया है, क्योंकि मैंने सुना कि इसमें अधिक मुसलमान हताहत हुए। नोआखली के बाद बिहार में भी हिंसा हुई और तत्कालीन अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में नेहरू ने बंगाल और बिहार की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे। और इसी बीच मुस्लिम लीग के एक सदस्य ने गांधी जी को लिखा कि बिहार में जांच में देरी के लिए सरदार पटेल जिम्मेदार हैं। पहले गांधी जी ने सरदार को पत्र लिखा कि ऐसा लग रहा है कि आप जांच आयोग के खिलाफ हैं। बाद में 5 फरवरी 1947 को दूसरा पत्र लिखकर कहा, अगर आप जांच आयोग नहीं बैठाएंगे तो स्थिति भयावह हो जाएगी। सरदार ने गांधी जी को उत्तर दिया कि 17 फरवरी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, किसने कहा कि मैं जांच आयोग के गठन में बाधा डाल रहा हूं? जांच रोकने में राज्यपाल का हाथ है। वायसराय भी ऐसा नहीं चाहते हैं। वायसराय की सिफारिश पर कलकत्ता में जांच चल रही है, लेकिन रिपोर्ट में 12 महीने बाद आएगी। इतनी देर बाद जांच का क्या मतलब? यह अनावश्यक खर्च होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मौलाना आजाद के आरोप। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। पश्चिमी पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। पश्चिमी पंजाब के लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और शेखपारा में भयानक जनसंहार हुआ। इसका असर अमृतसर पर भी पड़ा। यह आग कलकत्ता में भी फैल गई। गांधी जी ने कलकत्ता में शांति के प्रयास के लिए उपवास किया और जब वहां शांति स्थापित हुई तो दिल्ली में दंगे भड़क उठे। यहां पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को शरण दी जानी थी। 5 सितंबर 1948 तक लगभग 2 लाख हिंदू या सिख शरणार्थी दिल्ली आ चुके थे। दिल्ली में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी पुस्तक इंडिया विंस से फ्रीडम में लिखते हैं कि दिल्ली में सिखों की एक दंगाई भीड़ ने मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर पश्चिमी पंजाब में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ हिंसा के लिए वहां के मुसलमान जिम्मेदार थे, तो दिल्ली में निर्दोष मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? पीड़ितों की संख्या इतनी अधिक थी कि पुराने किले में उनके लिए एक राहत शिविर स्थापित करना पड़ा। गांधी जी मुझसे सरदार पटेल और नेहरू से मामले पर विवरण देने के लिए कहते थे। सरदार का दृष्टिकोण अलग था। हम दोनों के बीच मतभेद बढ़े। एक तरफ मैं और जवाहरलाल नेहरू थे और जबकि दूसरी तरफ सरदार। और प्रशासन में 2 गुट हो गए। लोग सरदार की ओर देखते थे क्योंकि वह देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने ऐसा काम किया कि बहुसंख्यक गुट
गुट उनसे खुश था और अल्पसंख्यक गुट मुझसे और जवाहरलाल नेहरू से उम्मीद कर रहा था। मौलाना ने सरदार पर आरोप लगाया कि दिल्ली प्रशासन जो सीधे सरदार पटेल के विभाग के तहत काम करता, हिंसा पर अंकुश लगाने में विफल रहा। और मौलाना लिखते हैं कि जब दिल्ली में मुसलमान कुत्ते बिल्लियों की तरह मर रहे थे, तब मैं जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल गांधी जी के साथ बैठे थे। जब जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन के काम करने के तरीके पर नाराजगी व्यक्त की, तो सरदार ने उनसे कहा, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार मुसलमानों की जान माल बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन और कुछ नहीं किया जा सकता। मौलाना लिखते हैं कि सरदार के जवाब से जवाहरलाल नेहरू को सबसे ज्यादा झटका लगा। उन्होंने गांधी जी से कहा, यदि सरदार पटेल के ऐसे विचार हैं तो मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। मौलाना ने लिखा, गांधी ने यह भी कहा कि दिल्ली में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है। सरदार का गृह विभाग इसे नियंत्रित करने में विफल रहा और 12 जनवरी 1948 को गांधी जी ने हिंसा को रोकने के लिए उपवास का हथियार उठाने का फैसला किया। सरदार ने गांधी जी को उपवास करने से रोकने की बहुत कोशिश की। सरदार को अगली सुबह बॉम्बे और काठियावाड़ के लिए निकलना था। वह गांधी जी से कहने लगे कि वह बिना किसी कारण के उपवास कर रहे हैं। गांधी जी ने उत्तर दिया कि मैं चीन में नहीं रह रहा हूं, मैं दिल्ली में हूं। मेरी आंखें और कान अभी भी काम कर रहे हैं। यदि आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की शिकायतें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई, ना तुम मुझसे समझते हो, ना मैं तुम्हें समझता हूं। और सरदार अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वह दिल्ली में गांधी जी का अनशन तोड़वाने की कोशिश शुरू हो गई। शांति प्रयासों से संतुष्ट होकर गांधी जी ने 18 जनवरी को मौलाना से मौसम्मी का जूस पीकर अपना उपवास तोड़ा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि मुसलमानों के नष्ट किए गए धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण कराया जाए। मौलाना के मुताबिक गांधी जी इस रवैये से न केवल सरदार नाराज थे, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू महासभा के कार्यकर्ता भी नाराज थे। हालांकि राजमोहन गांधी ने इसके उलट लिखा, जब गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ा तो सरदार ने उनका आभार व्यक्त करते हुए बंबई से एक तार भेजा। और वरिष्ठ विश्लेषक सरदार पटेल के पर किताब लिख चुके उर्विस कोठारी कहते हैं कि मौलाना ने कई आरोप लगाए, लेकिन सरदार उनके लिए जिम्मेदार नहीं थे। उस समय ऐसी स्थिति थी कि 1946 से 50 की अवधि को हाल की परिस्थिति से तुलना करके ते सरदार को मुस्लिम विरोधी या सांप्रदायिकतावादी नहीं कहा जा सकता है। जब सरदार ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा रोकी, पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिमों को पंजाब से होकर जाना पड़ता था। वहां मुस्लिम विरोधी माहौल चरम पर था। पाकिस्तान के तत्कालीन मंत्री गजनफर अली खान ने सरदार पटेल को एक टेलीग्राम भेजा कि पाकिस्तान आने वाले लोगों का राजपुरा और लुधियाना के बीच पटियाला और भटिंडा के पास नरसंहार किया जा रहा है। 26 अगस्त 1947 को सरदार ने पटियाला के महाराजा को टेलीग्राम कर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने, विश्वास का माहौल बनाने का अनुरोध किया। दंगे ना रुकने पर सरदार 30 सितंबर को खुद अमृतसर पहुंचे, वहां एक बैठक की। और राजनीतिक राजमोहन गांधी लिखते हैं कि उन्होंने सभा में कहा, आज स्थिति यह हो गई कि लाहौर में कोई हिंदू या सिख अकेला नहीं चल सकता, कोई मुसलमान नहीं रह सकता अमृतसर में। इस हालात ने दुनिया में हमारा नाम खराब कर दिया है। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि सरदार के इन व्यक्तिगत प्रयासों के कारण उनके बाद पाकिस्तान जाने वाले एक भी ट्रेन पर हमला नहीं किया गया। जब जिन्ना ने सरदार पर साधा निशाना, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और जाने माने स्तंभकार एजी नूरानी ने एक बार द हिंदू में लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने लिखा कि नवंबर 1945 में एक शीर्ष कांग्रेस नेता ने बॉम्बे के एक मरीन ड्राइव के पास चौपाटी बीच पर एक स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। इस स्विमिंग पूल का नाम प्राण सुखलाल मफतलाल हिंदू स्विमिंग पूल था। इस स्विमिंग पूल के दरवाजे मुसलमान अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बंद कर दिए गए। यह नेता कौन था? इस पूल का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति का नाम था वल्लभ भाई पटेल। पूल के बाहर एक पट्टिका पर इस साहसिक कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए देखा जा सकता है। पहले तो इसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने 18 नवंबर 1945 को दिल्ली से AICC सत्र में पटेल द्वारा दिए गए भाषण का जवाब देते हुए कहा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भारत एक है जैसे नारे सरदार पटेल के मुख में शोभा नहीं देते हैं। क्या पटेल ने बंबई में केवल हिंदू स्विमिंग पूल का उद्घाटन नहीं किया था, जिसका कुछ युवकों ने विरोध किया था? स्विमिंग पूल के साथ साथ मुसलमान इतने भाग्यशाली नहीं थे कि समुद्र के पानी का उपयोग कर सकें। इसके लिए नूरानी ने वहीद अहमद की किताब द नेशंस वॉइस का हवाला दिया। उन्होंने यह भी लिखा कि उस समय ना तो नेहरू और ना ही राजा जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उर्विस कोठारी कहते हैं कि अगर कोई सरदार को मुस्लिम विरोधी बताकर उनका राजनीतिकरण करता है तो वह सरदार का अपमान कर रहा है।
नूरानी लिखते हैं कि सरदार अपने विरोधियों से निपटने में बहुत सख्त थे, उनके पास छुपे हुए आरएसएस कनेक्शन थे। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता था, ये संगठन करता है। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नूरानी लिखते हैं कि 22 अक्टूबर 1946 को भारत के वायसराय लॉर्ड बेबल ने ब्रिटेन के राजा को लिखी एक रिपोर्ट में लिखा था कि पटेल स्पष्ट रूप से एक सांप्रदायिक हैं और इन सभी आरोपों के बीच सरदार एक को संप्रभु भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। जकारिया लिखते हैं कि देश भर में फैली 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण वास्तव में एक बहुत बड़ा काम था। यह चमत्कार करके सरदार ने अपने लिए भारत के बिस्मार्क की उपाधि अर्जित की और इसमें कश्मीर शामिल नहीं था और उसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल के हाथ में नहीं थी। आज भी कश्मीर हमारी राजनीति के लिए एक समस्या के तौर पर देखा जा सकता है। कहते हैं कि अगर सरदार पटेल के हाथ में ऐसे भी शामिल करना होता तो कब का मल चुका होता भारत में। सरदार स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए आरक्षण निर्वाचन क्षेत्रों को जारी रखने या पुनर्गठन के विरोध में थे। सरदार ने संविधान सभा में अनुसूचित जाति को छोड़कर सभी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने का समर्थन किया था। संविधान सभा ने अनुसूचित जाति जनजाति को छोड़कर अन्य सभी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया। आरएसएस के प्रति नरमी दिखाने का आरोप। नेहरू को यह भी शिकायत थी कि दिल्ली हिंसा में आरएसएस कार्यकर्ता शामिल थे, फिर भी पुलिस ने उनके खिलाफ और दंगा करने वाले सिख गिरोह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। हालांकि बाद में नेहरू ने स्वीकार किया कि पुलिस ने धीरे धीरे उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। 20 जनवरी को गांधी जी की प्रार्थना सभा में जोरदार विस्फोट हुआ। गांधी जी बच गए। उसी दिन पश्चिम पंजाब के मदन लाल पाहवा नामक एक व्यक्ति ने बम फेंका। मदन लाल तो लिया गया लेकिन बाकी लोग भाग गए। पुलिस को मदन लाल से जानकारी मिली कि गांधी जी की हत्या की साजिश रची जा रही है और सरदार ने गांधी जी को सुरक्षा देने की बात की, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। 30 जनवरी को सरदार मणि बहन के साथ गांधी जी से मिलने पहुंचे। नेहरू और सरदार के बीच मतभेदों पर चर्चा हुई। गांधी जी ने सरदार से कहा कि इस विषय पर नेहरू से भी बात करेंगे। उनका मानना था कि वर्तमान परिस्थितियों में दोनों के बीच मतभेद देश हित में नहीं है। 3 मिनट में मणि बहन और सरदार अपने घर पहुंच गए। वहां पता चला कि किसी ने बापू को गोली मार दी और गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पर आरोप लगे। 3 फरवरी को स्टेटस मैन के एक स्तंभकार ने लिखा कि महात्मा गांधी को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए सरदार को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने भी सरदार की आलोचना की और कहा कि जिस विभाग को चलाना 30 साल के युवा के लिए भी मुश्किल हो, उसे 74 साल का आदमी कैसे चला सकता है। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि सरदार ने अपना इस्तीफा लिखा लेकिन भेजा नहीं। नेहरू ने सरदार को एक भावनात्मक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि हमारे बीच मतभेदों को नमक और मिर्च लगाकर पेश किया जा रहा है। इस बुरे खेल को रोकना जरूरी है। बापू की मौत के बाद जो आपातकाल पैदा हुई, इसका मुकाबला करने के लिए हमें मित्र या सहयोगी के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। सरदार ने भी उत्साहपूर्वक अपना उत्तर दिया। सरदार ने लिखा, बापू की भी राय थी कि हम परस्पर जुड़े हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके नेतृत्व में मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस और हिंदू महासभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही प्रतिबंध लगाया था, आप देखिए, आरएसएस पर। हालांकि सरदार नेहरू के उनके बारे में अलग अलग विचार थे। नेहरू आरएसएस और हिंदू महासभा को फांसीवादी मानते थे, जबकि सरदार उन्हें देशभक्त मानते थे। नेहरू का मानना था कि बापू की हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी और इसके लिए अभियान आरएसएस ने चलाया था। हालांकि सरदार इससे सहमत नहीं थे, लेकिन उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और 17 जुलाई 1948 को सरदार ने प्रांतों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। इससे पहले हिंदू महासभा के नेता और नेहरू सरकार में मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पत्र लिखकर कुछ मामलों पर विचार करने को कहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा, गांधी जी की हत्या में एक छोटा समूह शामिल था और जिनके खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस मामले में आरएसएस का कोई हाथ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिकायत की कि हर मोर्चे पर हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुसलमानों की ऐसी संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कोई भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री की बैठक समाप्त होने के बाद सरदार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा, आरएसएस हिंदू महासभा के खिलाफ मामला अदालत में विचाराधीन है। आरएसएस की गतिविधियां सरकार के खिलाफ खतरनाक थी। सुरक्षा अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 6 महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। सरदार ने लखनऊ में हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि वे अकेले हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सत्ता पर काबिज कांग्रेसी
सोचते हैं कि वे अपनी ताकत के बल पर आरएसएस को कुचल सकते हैं। आप किसी संगठन को सत्ता के जोर के बल पर नहीं कुचल सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग चोर लुटेरे नहीं हैं, वे देशभक्त हैं, वे अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन उनके विचार गुमराह हैं। लेकिन हिम्मत भाई पटेल अपनी पुस्तक चक्रवर्ती सन्यासी सरदार पटेल में लिखते हैं कि सरदार का यह भाषण रेडियो पर भी प्रसारित किया गया। आरएसएस ने इसका फायदा उठाया, इसे सर्वत्र प्रचारित किया। बीबीसी गुजराती से बातचीत में उर्विष्ट कोठारी कहते हैं कि सरदार ने आरएसएस और हिंदू महासभा को कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इसका मतलब यह नहीं था कि उनके प्रति अधिक स्नेह था। वह चाहते थे कि भारत अब आज़ाद है और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए, सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएं। अगर अंबेडकर सरकार में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उनके अनुसार संघ को साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहते थे पटेल? मौलाना आजाद लिखते हैं कि सरदार का दिमाग किस दिशा में काम कर रहा था, इसका एक और उदाहरण देखिए। सरदार को लगा कि मुसलमानों पर हमले के पीछे कारण और तर्क देना जरूरी है। वह लिखते हैं कि सरदार ने दिल्ली में एक मुस्लिम घर में पाए गए हथियारों की एक प्रदर्शनी आयोजित की और उनका सिद्धांत था कि मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों पर हमला करने के लिए हथियार एकत्रित किए थे। अगर हिंदुओं और सिखों ने विरोध नहीं किया होता तो मुसलमानों ने उन्हें नष्ट कर दिया होता। कैबिनेट बैठक के दौरान इन हथियारों का प्रदर्शन किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने कुछ चाकू उठाए और कहा, मेरे लिए यह पहचाना मुश्किल है कि कोई इन हथियारों से पूरी दिल्ली पर कब्जा कर सकता है। हालांकि ऐसे आरोपों के विपरीत सरदार को मुसलमानों की भी चिंता थी। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि जब राजपूत और सिख सैनिकों ने मुसलमानों की रक्षा करने के बजाय उन पर हमला किया तो दिल्ली में सरदार ने सिख और राजपूत रेजिमेंट के स्थान पर मद्रास रेजिमेंट को तैनात कर दिया और दक्षिण दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह के बारे में चिंतित हो गए। कुछ डरे हुए मुसलमानों दरगाह में शरण ली थी। सरदार दरगाह के दौरे पर गए। वहां गए और प्रभारी अधिकारी को उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया। उर्विष्ट कोठारी कहते हैं कि सरदार पर उस दौरान बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उनमें हिंदू मुस्लिम एकता से अधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक दृष्टिकोण था। उनके मन में मुसलमानों के प्रति अलगाव की भावना थी, लेकिन वे मुसलमानों को खत्म करने की विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे। तो आप देख रहे हैं, एक कहानी है इस तरह से किसकी? सरदार पटेल की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।